नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वापस शुरू करते हैं। तो देर क्या वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए वापस हम 131 से क्वेश्चन जो है शुरुआत करते हैं। तो 121 क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द मेडिकेशंस दैट प्रिस्क्राइब फॉर अ क्लाइंट विद फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड को कब लेना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो फ्यूरोसिमाइड को ध्यान रखना, उठते ही ले लो सुबह, और 6 बजे के बाद इसको, शाम की 6 बजे के बाद इसको नहीं लेना, क्योंकि अगर शाम की 6 बजे के बाद लोगे तो ये रात को पूरे टाइम आपकी यूरिन पास आउट के लिए भेजेगी, आपकी पूरी नींद क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि फ्यूरोसिमाइड क्या करती है, तुम्हें पता ही है, हाइपोकैलेमिया करती है एक तो, दूसरा ये क्या करती है, लूप डायूरेटिक्स है, और तीसरा तुम्हें बताओ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करती है। तो जब ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करती है तो रात को तुम अगर उठोगे तो गिर जाओगे कहीं पे, ये रिस्क भी यहाँ पे रहती है। अगला क्वेश्चन था कि अगर एक व्यक्ति जो है वो, उनको किसी भी फूड को चबाने में अगर दिक्कत आ रही है, अगर फूड को निगलने में दिक्कत आ रही है, तुम क्या करोगे। तो मैंने बताया था तुम्हें क्या करना, मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट उस व्यक्ति को देने, ऑर्डर है मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, चबा सके और निकल सके। फिर हमने पढ़ा था कि ऐसी कौन सी चीज़ इनमें से ऐसी है, निम्न में से पॉइंट में से, जो प्रेगनेंसी के अंदर तुम्हारी क्या करती है, ये अब नॉर्मल है। तो हमने कहा स्टेडी ग्रेविडरम होते हैं, कोलाज्मा, मेलाज्मा, प्रेगनेंसी मास्क, बटरफ्लाई मास्क सारे होते हैं। एक डिसयूरिया नहीं होता, क्योंकि डिसयूरिया क्या शो करता है, तुम्हें यूटीआई को शो करता है। अगला क्वेश्चन हमने देखा था कि व्यक्ति जो है वो होपलेस है, वर्थलेस है, और उसके साइकोमोटर बंद हो चुके, डिल्यूजनल थिंकिंग आ रही है, वो व्यक्ति कह रहा है मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो ध्यान रखना, वो पॉसिबल हार्म टू सेल्फ, वो व्यक्ति जो है अपने आप को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो व्यक्ति अपने आप को सुसाइड कर सकता है। अगला हमने पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति की स्पाई का लगा हुआ, कास्ट लगा हुआ है, और उस व्यक्ति को बोल रहा है कि मेरे जो कास्ट है, उस कास्ट के जो किनारों पर मुझे खुजली हो रही है। तो तुम्हें नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड क्या था, हमने कहा हेयर ड्रायर से तुम्हें क्या करना है, उस जो कास्ट है उसको हेयर ड्रायर से तुम्हें वहाँ पे हवा डालनी है, ताकि क्या हो जाए, जो वहाँ पे हवा लगने की वजह से खुजली फिर तुम्हें नहीं हो, तो हेयर ड्रायर से हवा डालनी है किसमें, स्पाइक वाले में। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति जो है वो साइकेट्रिक पेशेंट है, उसको रिकरेंट एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, उसको बार बार डिप्रेशन हो रहा है, और वो लो सेल्फ स्टीम है। तो हमने कहा उसको क्या करना, एनकरेज करना है कि तुम छोटी छोटी जो भी एक्टिविटीज़ है, उन एक्टिविटीज़ को करो, क्योंकि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करेगा और वो अपना जब टास्क को पूरा कर लेगा तो उसको क्या होगी, सफलता मिलेगी, और वो निराश नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति जो 16 साल का है, उसको अस्थमा है। हमने पूछा अस्थमा का कारण क्या होता है, तो हमने कहा अस्थमा क्या होती है, अस्थमा एक इन्फ्लामेशन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जिसकी वजह से एल्वोलाई जो तुम्हारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो स्पाज्म हो जाता है और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो एयरवे की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब होती है एयरवे को रोकने वाला, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी तुम्हारा एयरवे क्या हो जाता है, वहाँ पे रुक जाता है। अगला हमने पढ़ा किसी भी व्यक्ति को जलन होती है, जब कोई बर्न हो जाता है, तो बर्न के 48 घंटा, जो शुरुआत का 48 घंटा होता है किसी भी बर्न का, तो उस समय बॉडी में फ्लूइड कम रहता है, तो हम उसको ब्लड फ्लूइड चढ़ाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था 48 घंटे के बाद में क्या होगा, तो 48 घंटे के बाद में जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो तुम्हें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, यानी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन था पीआईएच का, निम्न में से पीआईएच की कौन सी चीज़ सही थी। तो हमने ये कहा कि भाई पीआईएच में ध्यान रखना, जो सिस्टोलिक बीपी उत्पन्न तुम्हारे +30 बढ़ती है, और जो तुम्हारी डायस्टोलिक बीपी है, डायस्टोलिक बीपी जो तुम्हारी कितनी +15 बढ़ती है। तो हमने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया, हमने कहा इसमें जो है 15 और 30 का मेल हमें देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे 140वां। ए 83 ओल्ड क्लाइंट हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉलोइंग फॉल इन हिज इन होप। एक 83 साल की माता जी है, वो जो है घर में गिर गए नीचे। ही हैज़ डेवलप्ड पॉसिबल फीकल इन्फेक्शन। अरे भाई साहब, which of the following assessment finding would be most indicative of fecal infection। fecal infection का मतलब होता है तुम्हारा जो भी स्टूल होगा, वो स्टूल क्या हो जाता है, हार्ड। तो तुम्हें पूछा जा रहा है हार्ड स्टूल होने का जो विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग, तुम्हें ऐसी कौन सी फाइंडिंग ऐसा देखने को मिलेगी जो बताएगी कि इनका जो स्टूल है वो तुम्हें क्या है, हार्ड देखने को मिल रहा है। तो कौन सा ऐसी चीज़ तुम्हें यहाँ पे बताएगी। तो फीकल इन्फेक्शन का मतलब ही डेवलप्ड पॉसिबल फीकल इन्फेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग वुड बी मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ फीकल इन्फेक्शन। अब फीकल इन्फेक्शन होगा मतलब कि, तो देखो मेरी बात समझना, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तुम समझ नहीं पाओगे क्यों पूछ रहा। एक व्यक्ति को फीकल इन्फेक्शन हो गया, जैसे मान लीजिए ये है आपका एनएस का रास्ता, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे क्या हो गया, फीकल इन्फेक्शन हो गया, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा स्टूल है वो पे डिपॉजिट हो गया। अब जब स्टूल डिपॉजिट हो गया तो ये तो अब तुम्हारा निकल नहीं रहा बाहर, स्टूल तो तुम्हारा बाहर नहीं निकल रहा, ये यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो अंदर का जो लिक्विड है, अंदर का जो लिक्विड है वो तुम्हारा बाहर आएगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को देखो लॉस ऑफ अर्ज और डेफिकेट, अर्ज क्यों नहीं होगी यार, अर्ज तो उसको होगी, लेकिन उसका जो स्टूल बाहर नहीं आएगा, अर्ज तो होगी। ब्रॉड लाइक और रिजिड एब्डोमिन, क्या उसका पेट रिजिड हो जाएगा, ब्रॉड लाइक हो जाएगा। एब्डोमिनल पेन होगा, हाँ इनसे देखो एब्डोमिन पेन और भी किसी रीजन से हो सकता है, रिजिड एब्डोमिन गैस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर खाली तुम्हारा लिक्विड स्टूल पास हो, इसका मतलब यह होता है कि जो
एक मिनट, लिक्विड स्टूल पास हो तो इसका मतलब आपको ये होता है कि ऐसा कहीं पे ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वो हार्ड वाला तो आ नहीं रहा है और तुम्हारा अंदर वाला जो लिक्विड कंटेंट है वो तुम्हारे क्या हो रहा है, बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति देखो, व्हेन एन इम्प्लिकेशन इज प्रेजेंट ओनली लिक्विड स्टूल विल बी एबल टू पास अराउंड द इम्पेक्टेड साइड, क्योंकि जो तुम्हारा हार्ड वाला स्टूल वो तो यहाँ पे कट हो गया, बची वाली जगह में से कौन सा आ रहा है, अंदर का कुछ लिक्विड पार्ट है वो तुम्हारे अंदर वाली जगह से बाहर आ रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा ही लिक्विड स्टूल पास हो, इसका मतलब हो सकता है कि उसमें जो फीकल इम्प्लिकेशन देखने को मिले। ए पोस्ट पार्टम क्लाइंट कंप्लेंट्स ऑफ रेक्टल प्रेशर एंड सीवियर पेन। एक पोस्ट पार्टल क्लाइंट है, पोस्ट पार्टम मतलब डिलीवरी के बाद का क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ रेक्टल प्रेशर, उसको बोल रहा है, वो कह रहा है कि मुझे रेक्टल के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, और सीवियर पेन, उसको बहुत ज़्यादा पेन भी दर्द हो रहा है। इसका मतलब तुम समझो, इन हर पेरिनियम, उसके पेरिनियम रीजन पे उसको क्या हो रहा है, पेन फील हो रहा है और रेक्टल पे प्रेशर फील हो रहा है। तो आफ्टर बर्थ पेन, क्या बर्थ के बाद में सब पेन से देखने को मिल रहा है, पोस्टमार्टम है इसीलिए, या उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, या सिस्टाइटिस है, या हेमेटोमा ऑफ वेजाइना एंड वल्वा। तो देखो, अगर एक ऐसा कोई आदमी है आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी कंप्लेंट ऑफ ए रेक्टल प्रेशर और पेरिनियम पेन, ये हिमेटोमा ऑफ वेजाइना और वल्वा या वेजाइना के अंदर, ठीक है। देखो पेरिनियम एरिया में पूछ रहा है ना, पेरिनियम एरिया के अंदर उसको सीवियर पेन हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, ये अगर इनमें हिमेटोमा हो तभी यह दर्द देखने को मिलता है। वेट सेकेंड, तो बताइए भैया, एक पोस्टमार्टम फीमेल है, उसको रेक्टल प्रेशर फील हो रहा है, रेक्टम के ऊपर प्रेशर फील हो रहा है। अगर रेक्टम के ऊपर प्रेशर क्यों फील हो रहा है भाई, अगर उसकी डिलीवरी हुई तो बताओ, है ना। डिलीवरी के बाद के पेन में रेक्टल पे प्रेशर फील नहीं होता, उसके वल्वा और उसके वेजाइना में क्या है, हिमेटोमा है। अगला क्वेश्चन तो मैं पूछ रहा, आयरन का इंजेक्शन लगाना है, पेरेंटल आयरन लगाना है, कैसे लगाओगे, तो रिक्वायर यूज ऑफ जेट ट्रैक मेथड। आयरन के इंजेक्शन को तुम्हें क्या करना है, जेट ट्रैक्शन मेथड से लगाना है। 143, the nurse would be sure to instruct a client on the sign and symptom of eye infection and hemorrhage. These sign and symptom would be include. देखो, इन्फेक्शन में क्या होता है, हमेशा आई इन्फेक्शन हुआ तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, और आंखों में जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, आंखों में इचिंग होती है, आंखों में क्या चलती है, खुजली चलती है, तो आई पेन एंड इचिंग। ध्यान रखिएगा, डिजीनेस, चक्कर नहीं आएंगे, आई में डिस्चार्ज और हिमोप्टोसिस नहीं होगा, तो मैं आई में पेन और आई में इचिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्फेक्शन है ना। अरे इन्फेक्शन कौन सा मूर्खों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन है, जहाँ पे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, डोंट बी फॉरगेट, डोंट बी कंफ्यूज इन द एग्जाम, कि जहाँ पे भी इन्फेक्शन होगा आंख में, तुम्हें वहाँ पे पेन देखना। इन्फेक्शन में क्या होता है, पेन, प्रेशर, है ना, स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग, फंक्शनलेशन, ये तो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन में ये होता है। तो इन्फेक्शन में एक तो पेन होगा और दूसरा इचिंग देखने को मिलेगी, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है भाई, नेक्स्ट, द नर्स इज कैरिंग ए लेबरिंग क्लाइंट, असेसमेंट डेटा इंक्लूड सर्वाइकल डायलेशन 9 सेंटीमीटर। अच्छा, सर्विक्स 9 सेंटीमीटर डायलेट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन जो है हर 1 से 2 मिनट में आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इशू आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग, अरे क्या करोगे बताओ, मेंटेन क्लाइंट प्राइवेसी, क्लाइंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करोगे, असिस्ट विथ असेसमेंट प्रोसीजर, प्रोवाइड स्ट्रेटेजीज टू मेंटेन क्लाइंट कंट्रोल, और एनलिस्ट एडिशनल केयर गिवर सपोर्ट टू इंश्योर क्लाइंट सेफ्टी। देखो सेफ्टी वेफ्टी कुछ नहीं है, तो मेरी बात समझो, मेरी बात समझना। क्लाइंट कौन सी स्टेट में 9 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन हो गया, सर्विक्स 9 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है, यानी तुम्हारी कौन सी फेज आ गई है, तुम्हारी ट्रांजिशनल फेज चल रही है अभी। देखो लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशनल फेज, तुम्हारी ट्रांजिशनल फेज चल रही है, सर्विक्स 9 सेंटीमीटर डायलेट हो गया। इस कंडीशन में और 1 से 2 मिनट में स्ट्रॉन्ग तुम्हारी कॉन्ट्रैक्शन अगर देखने को मिल रहा है, ब्लड इशू आ रहा है, एक औरत इस समय बहुत ज़्यादा क्या होती है, पेन में होती है। क्या होती है, पेन में होती है, और इतना खतरनाक पेन आई है, इतना खतरनाक पेन है, इतना खतरनाक पेन है, क्योंकि 9 सेंटीमीटर का सर्वाइकल डायलिटेशन हो चुका है। तो तुम्हें प्रोवाइड स्ट्रेटेजीज टू मेंटेन क्लाइंट कंट्रोल, तुम्हें क्लाइंट को कंट्रोल रखने की स्ट्रेटेजी देनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन है, क्योंकि बच्चा क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज के अंदर ही बच्चा जो है आ रहा है, तो तुम्हें क्लाइंट को स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करनी है, प्रोवाइड स्ट्रेटेजीज टू मेंटेन द क्लाइंट कंट्रोल, क्लाइंट को कंट्रोल रखने की स्ट्रेटेजी तुम्हें क्या करनी, मूर्खों, प्रोवाइड करनी है। डोंट बी कंफ्यूज, कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच द नर्स शुड बी अलर्ट फॉर फॉलोइंग लिवर बायोप्सी। अरे लिवर बायोप्सी का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, अरे तुम्हें बता दो बेटा, लिवर जो है ये हाईली वस्कुलर ऑर्गन है। कौन सा वस्कुलर है,
हाईली मस्कुलर ऑर्गन है। तुम्हें जो और क्या लगता है, देखो लीवर है, तो तुम्हें लीवर का पता होगा ना, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पता है। तो कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है लीवर बायोप्सी के, तो लीवर बायोप्सी के जब भी तुम क्या करते हो उसमें करते हो ना, तो हेमरेज की रिस्क रहती है। किसकी रिस्क रहती है? हेमरेज की। और जब भी भाई हेमरेज की रिस्क रहेगी मूर्खों, तो तुम्हारा ब्लड क्या होगा? लॉस होगा। तुम्हारा ब्लड क्या होगा? लॉस होगा हेमरेज में। और जब तुम्हारा ब्लड लॉस होगा तो तुम्हें कैसे सिम्टम्स आएंगे? शॉक के सिम्टम्स आएंगे। तो तुम्हारा लीवर बायोप्सी में किसका सिम्टम आएंगे? किसके सिम्टम आएंगे लीवर बायोप्सी में? तुम्हारे शॉक के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। शॉक के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए 42-year-old client on an inpatient psychiatric unit comments that he was brought to the hospital by his wife because he had taken too many pills and state, I just couldn't take it anymore. The nurse best response to this disclosure would be, एक 42 साल का व्यक्ति है जो इन पेशेंट साइकेट्रिक यूनिट का में आ रहा है और कमेंट्स दैट, वो कह रहा है कि ही वॉज ब्रोट टू द हॉस्पिटल बाय हिज वाइफ, की वो है वो खुद नहीं आया, उसकी वाइफ के द्वारा वो लेकर गया, क्योंकि ही हैड टेकन टू मेनी पिल्स, उसने बहुत सारी क्या कर ली, पिल्स खा ली। और कह रहा है कि आई जस्ट कुडंट टेक इट एनीमोर, कि भाई मैं बहुत ज़्यादा तो तुम रहना नहीं चाहता। तो हम उसे क्या करेंगे? हम उसे पूछेंगे। तो देखो हमेशा हमें क्या करना है? ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना। तो हम उसे क्या बोलेंगे? टेल मी। टेल मी मतलब बताओ। ओपन एंडेड क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होती है? टेल मी से शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? टेल मी से शुरुआत होगी, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन है। टेल मी मोर अबाउट व्हाट यू कुडंट टेक मनी मोर। ठीक है, तो हम उसकी कहाँ से शुरुआत करेंगे? ओपन एंडेड क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें सोल्व करनी है। आफ्टर ए 10-year-old क्लाइंट विद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, एक व्यक्ति किसका है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस कौन सा होता है? टाइप फर्स्ट डायबिटिक मेलाइटिस को क्या बोलते हो मूर्खों? और कौन से को? टाइप फर्स्ट डायबिटिक मेलाइटिस को क्या बोलते हो? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। और टाइप फर्स्ट में क्या होता है? इंसुलिन की जरूरत होती है ना, उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता। रिसीव्स हर डिनर ट्रे, सी टेल्स दैट ही हैड ब्रोकली एंड वांट सम कॉर्न ऑन द कोब। वो कह रहा है मुझे कुछ कॉर्न खाना है। कॉर्न का मतलब समझते हो? अरे मक्के नहीं होते, मक्के, वो मक्के खाने हैं। और तुम्हें पता है कि भाई मक्के कैसे होते हैं? देखो मक्के तुम्हें खाने हैं तो भी ये ऑप्शन देखो, बी वाला क्या कह रहा है? कॉर्न एंड अदर स्ट्रेची वेजिटेबल्स आर कंसिडरेड टू बी ब्रेड एक्सचेंज, कि भाई जैसे तुम्हारा ब्रेड है, अगर तुम ब्रेड खाओ या तो तुम ब्रेड खा लो, क्योंकि ब्रेड में भी क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और या तुम मक्के खा लो तो ये मक्कों में भी क्या होता है? शुगर होता है। तो ये दोनों क्या करें? एक्सचेंज के रूप में तुम इनमें से कुछ दूसरा चूज करो। या तो तुम ब्रेड खाओगे तो भी वही तुम्हें ग्लूकोज मिलेगा, और तुम अगर मक्के खाओगे तो भी तुम्हें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। तुम इनमें से कुछ क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर लो। कहने का मतलब ये है कि तुम अगर तो भाई तुम मक्के खा ले या फिर तुम ब्रेड खा ले, बात एक ही एक है। ठीक है जी, बात आ रही समझ में तुम्हें? विच ऑफ द फॉलोइंग साइन माइट टेक इंडिकेट ए कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या होती है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स में होती है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स का मतलब समझ रहे हो ना? ये तुम्हारे किसका प्रेजेंटेशन है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग साइन माइट इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का कॉम्प्लिकेशन क्या? पहला कह रहा फिटल टेकिकार्डिया टू 170 बीट पर मिनट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बच्चे की हार्ट बीट 170 चली जाती है। तो बच्चे की जो हार्ट रेट होती कितनी है? 120 होती समथिंग, है ना? 120 से 160 ऐसा कुछ है ना? नोज एंड एक सेकेंड, हाँ भाई देखो, तो 120 से 160 तो नॉर्मल होती है, तो टेकिकार्डिया कुछ हुआ नहीं। नोजिया एंड वोमिटिंग 8 to 10 सेंटीमीटर डायलेशन, पूरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया एंड वोमिटिंग चलता है, लेकिन अब बाद में तो पता नहीं, ये तो छोड़ो, इसको रोको एक मिनट। देखो अपीयरेंस ऑफ ए डार्क कलर डमिनेटिव फ्लूइड, डार्क कलर, फोकस करो वर्ड पे। कभी भी डार्क कलर जो होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो चाहे कोई प्रेजेंटेशन हो, डार्क कलर का मतलब होता है म्यूकोनियम स्टेन। कौन सा स्टेन? और म्यूकोनियम। और ध्यान रखना
तो मैं ये अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो बच्चे का सिर तुम्हारा नीचे की ओर होगा और तुम्हारे बच्चे के पैर ऊपर की ओर होंगे, और जो बच्चा सिर तुम्हारा नीचे की ओर होगा, डार्क कलर स्टेन मतलब म्यूकोनियम स्टेन होता है। डार्क कलर का मतलब क्या होता है? म्यूकोनियम स्टेन। तो बच्चा क्या करेगा? म्यूकोनियम को खा लेगा, तो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अपीयरेंस ऑफ डार्क कलर इम्यूनिटी की ये गलत हो गया, ध्यान रखिएगा। डार्क कलर म्यूकोनियम स्टेन का मतलब हो गया कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन अगर ये ब्रिज प्रेजेंटेशन में बच्चा ऊपर की ओर है, तुम्हारा पैर नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो गड़बड़ है। 149 क्वेश्चन, द नर्स वुड बी कंसर्न्ड इफ द क्लाइंट एग्जिबिटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ड्यूरिंग हर पोस्टपार्टम स्टे। पोस्टपार्टम स्टे के अंदर ऐसी कौन सी चीज देखने को मिलेगी तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो तुम्हें क्या कह रहा है, पल्स रेट 50 to 70 बीट पर मिनट और थर्ड पोस्टपार्टम डे, डायूरेसिस बाय सेकंड और थर्ड वेजाइनल डिस्चार्ज। देखो रूब्रा, सिरोसा और रूब्रा, अरे ना जी ना, रूब्रा, सिरोसा, अल्बा ऐसा होता है। रूब्रा, सिरोसा, अल्बा होता है। ये रूब्रा, सिरोसा, देर रूब्रा नहीं होता। ये ऑप्शन गलत हो गया तुम्हारा। रूब्रा, सिरोसा और रूब्रा नहीं होता बेटा, रूब्रा, सिरोसा और अल्बा होता है। बात है समझ में। और 150 क्वेश्चन कह रहा है MgSO4 ब्लड लेवल आर मॉनिटर्ड एंड द नर्स वुड बी प्रिपेयर्ड टू एडमिनिस्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडोट। अरे मूर्खो, तुम्हें सीधा इतना ही पूछा था, मैग्नीशियम MgSO4 का एंटीडोट क्या होता है? तुम्हें पता कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। अरे वाह वाह, नेलेक्सोन। अरे ना जी, नेलेक्सोन वगैरह कहाँ पे आ रहे हैं? तो कौन सा होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। ये अपने 150 यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 20 क्वेश्चन अपने बाकी है, तो चलिए 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ चलिए आइए 81 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग ऑर्डर्स शुड बी इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर ऑफ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी का दूसरा नाम होता है पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजनल। कौन सा होता है? पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजनल, यानी तुम्हारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद देखने को मिलता है तुम्हारी हेपेटाइटिस सी। ठीक है जी, ध्यान रखिए जरा, हेपेटाइटिस सी तुम्हारा पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजनल होता है। पहले कह रहा था नर्स शुड यूज यूनिवर्सल प्रिकॉशन व्हेन ऑब्टेनिंग ब्लड सैंपल। क्या बोल रही है कि भाई नर्सिंग स्टाफ को सॉरी देखो बिल्कुल सही बात बोल रही है। हेपेटाइटिस सी वाला पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजनल होता है, तो जब भी तुम्हारे अगर किसी भी व्यक्ति के ब्लड सैंपल ले तो ध्यान रखिएगा व्यक्ति को हेपेटाइटिस सी का खतरा हो सकता है। तो द नर्स शुड यूज क्या? यूनिवर्सल प्रिकॉशन का यूज करे जब भी व्यक्ति का क्या करे? ब्लड सैंपल ले, क्योंकि हेपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इंस्पेक्टिंग ए कार्डियोवास्कुलर क्लाइंट द नर्स नोट्स दैट ही नीड टू सिट अपराइट टू ब्रीथ। व्यक्ति को क्या करना? बैठाना है ताकि वो सांस ले जाए। क्यों भाई बैठाना क्यों है? एंजाइना का पेशेंट है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइटी या पेरिकार्डिटिस। जो तुम्हें बता दूं मैं सबसे ज़्यादा कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर वाले में क्या होता है? हार्ट फेल हो जाता है तो उसके लंग्स के अंदर कहाँ पर, लंग्स की जो बाहर की कैविटी होती है, जो प्लूरल स्पेस होता है, वहाँ पे तुम्हारा क्या पड़ जाता है? फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। और लंग्स की तुम्हारी बाहर की जो प्लूरल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इसलिए व्यक्ति को क्या होता है? डिस्निया। और ये जनरली लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर देखने के अंदर मिलता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। और डिस्निया के अंदर तुम व्यक्ति को अफ्राइट पोजीशन पे बैठा दोगे या तुम ऑर्थोपेनिक पोजीशन पे बैठा दोगे तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? अच्छे से व्यक्ति सांस ले लेगा। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर मोस्ट इंडिकेटिव देखने को मिलती है। Question 83, the physician has ordered that daily exercise program be instituted by a client with type 1 diabetic following his discharge from the hospital. Discharge instruction about the exercise should include which of the following? कह रहा है एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म 30 मिनट बिफोर मील। खाना खाने से 30 मिनट पहले तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। स्नैक्स में बी नीडेड मोर बिफोर एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हाइपरग्लाइसीमिया में 2 to 4 आवर आफ्टर एक्सरसाइज। और द ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड बी 100 mg और बिलो बिफोर एक्सरसाइज बिगिन। देखो तुम्हें क्या कह रहा है कि द एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म 30 मिनट बिफोर मील के खाना खाने से 30 मिनट पहले तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज से होगा क्या बताओ? एक्सरसाइज से तुम्हारा क्या होगा कि जो एक्सरसाइज के बाद में क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है ना? एक्सरसाइज के बाद में तुम्हारा क्या हो जाता है? ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज के समय हमें क्या खिलाना होता है? पेशेंट को स्नैक्स खिलाना होता है। ठीक है, स्नैक्स में बी नीडेड बिफोर और ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कि भाई जब भी व्यक्ति एक्सरसाइज करे उस समय और एक्सरसाइज करने से पहले उस व्यक्ति को स्नैक्स खिलाओ। क्या खिलाओ? स्नैक्स। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज करने से जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज क्या कि जो है तुम्हें ब्लड से उठा करके और तुम्हारे सेल्स के अंदर जाएगा एक्सरसाइज के टाइम पे, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो कहते हैं एक व्यक्ति जो है टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस का है, जो डिस्चार्ज कर रहे हैं उसको, तो मुझे क्या बोलना है कि भाई आपको एक्सरसाइज के समय आपको क्या खाना है? स्नैक्स वगैरह खाने हैं। बात है समझ में?
Snacks may be needed before and during exercise. नर्स नोट्स हाइपर वेंटिलेशन इन ए क्लाइंट विथ थर्मल इंजरी। एक व्यक्ति की जिसको थर्मल इंजरी हुई उसको हाइपर वेंटिलेशन होता है। हमें पता है हाइपर वेंटिलेशन के साथ साथ और भी क्या देखने को मिलेगा, हाइपर ग्लाइसीमिया भी देखने को मिलता है, हाइपर कैलीमिया भी देखने को मिलता है। ध्यान रखिए वाले का ब्लड वाले में बर्न वाले में हाइपर कैलीमिया देखने को मिलता है, इसलिए हम फ्लूइड में क्या देते हैं, पोटेशियम थोड़ा कम ही देते हैं उसको, ठीक है। सी रिकॉग्नाइज दैट दिस मे बी रिएक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इफ अप्लाइड इन लार्ज अमाउंट। ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जो लार्ज अमाउंट अगर लगाई जाती है तो जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलता है। और बर्न वाले में तुम क्या लगाते हो बताओ। अब ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जिसका साइड इफेक्ट है हाइपर वेंटिलेशन। तो ध्यान रखिएगा ये जो तुम्हारी मेफिनाइड है, मेफिनाइड एसीटेट, इसका साइड इफेक्ट होता है हाइपर वेंटिलेशन, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करती है। हमने कल भी बात की थी, हमने पढ़ा था ना जो उसमें तुम्हारे डाइज के साथ, अच्छा मेटफॉर्मिन है वो तो, लेकिन हाँ मेटफॉर्मिन भी लैक्टिक एसिडोसिस करती है, लेकिन ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करती है तुम्हारी मेफिनाइड एसीटेट। तो याद रखिएगा मेफिनाइड एसीटेट तुम्हारी लैक्टिक एसिडोसिस करती है और ये हाइपर वेंटिलेशन भी करती है। तो इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि याद रखने का वो तुम्हारा ये है कि जो मेफिनाइड एसीटेट होती है वो तुम्हारी हाइपर वेंटिलेशन करती है, मेफिनाइड एसीटेट, जो कि हम बर्न में यूज करते हैं, ठीक है जी। द नर्स प्रैक्टिशनर डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट इज अप्रोक्सीमेटली 9 वीक गेस्टेशन, ये 9 वीक गेस्टेशन का है, यानी कि तुम्हारा सेकेंड ट्राइमेस्टर का है। ड्यूरिंग द विजिट द प्रैक्टिशनर इन्फॉर्म द क्लाइंट अबाउट द सिम्टम्स ऑफ फिजिकल चेंजेस सी विल अपीयरेंस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, सॉरी 9 वीक मतलब कितना हो गया ये, सॉरी 9 वीक बेटा 9 मंथ नहीं है, 9 वीक है, सॉरी, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है, तो कौन सा इसमें से है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्विकनिंग तुम्हें कौन सा देखने को मिलता था, हमें पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तुम्हें देखने को मिलता है क्या, नोजिया एंड वोमिटिंग। क्या देखने को मिलता है तुम्हें, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलता है किसमें, तुम्हारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। ध्यान है तुम्हें, एमिनोरोइया, नोजिया एंड वोमिटिंग तुम्हारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। क्विकनिंग सेकंड में होती है, क्विकनिंग होती है सेकंड में, लगभग ये तुम्हारी, ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर। तो नोजिया और वोमिटिंग तुम्हारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन रिक्वायर क्लोज ऑब्जर्वेशन फॉर ब्रोंकोस्पाज्म। इनमें से ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जो सारी ब्रोंकोस्पाज्म करती है विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा। तो इसमें अस्थमा में तो ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जो अस्थमा में तुम दोगे तो अगर ये तुम्हारी क्या करेगी, ब्रोंकोस्पाज्म करेगी। तो ध्यान रखना, एक बीटा ब्लॉकर होती है प्रोपेनोलोल, ये प्रोपानोलोल, ये तुम्हारी बीटा ब्लॉकर, ये बीटा ब्लॉकर है तुम्हारी प्रोपेनोलोल। ये बीटा ब्लॉकर तुम्हारी क्या करती है, ये बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल ये जो है तुम्हारी ब्रोंकोस्पाज्म करती है। क्या करती है, ब्रोंकोस्पाज्म, याद रहेगा। तो अभी तक में हमने 2 मेडिकेशन देख ली, एक तो देखी मेफिनाइड एसीटेट, मेफिनाइड एसीटेट देखी। ये मेफिनाइड एसीटेट क्या करती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करती है और इसके साथ साथ तुम्हारा हाइपर वेंटिलेशन कराती है। और दूसरी हमने पढ़ी थी, दूसरी क्या होगी कि प्रोपेनोलोल जो है बीटा ब्लॉकर जो है ये तुम्हारी क्या करती है, ये तुम्हारा ब्रोंकोस्पाज्म कराती है, तो ब्रोंकोस्पाज्म कराती है, ठीक है। Which of the following procedure is necessary to establish definitive diagnosis of breast cancer? ब्रेस्ट कैंसर का डेफिनेटिव डायग्नोसिस पूछा तो मैं, डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या होगा बताइए। और डेफिनेटिव मतलब कंफर्म, क्या होती है, बायोप्सी। क्या होती है, कंफर्म हमेशा क्या होती है, बायोप्सी। बायोप्सी इज द डेफिनेटिव और कंफर्म होता है, डेफिनेटिव मतलब कंफर्म। Pregnant women with diabetic often have problems related to effectiveness of insulin in controlling their glucose level during if their second half of the pregnancy. The nurse teach the client that this is due to, ये क्यों होता है तुम्हारे, देखो क्या होता है, increased human placental lactogen level, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन लेवल इंक्रीज इन द लेटर प्रेगनेंसी। जो तुम्हारी लेटर प्रेगनेंसी होती है सेकंड ट्राइमेस्टर, उसमें क्या होता है तुम्हारा जो HPL कहते हैं, हम इसको HPL बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। दिस एंटागोनिस्ट रिड्यूस इंसुलिन इफेक्टिवनेस, सो ग्लूकोज इंक्रीज हाइपरग्लाइसीमिया, इसलिए ग्लूकोज क्या होता है हाइपरग्लाइसीमिया कर देता है, ठीक है। किसकी वजह से, HPL की वजह से। ए प्रेग्नेंट वुमेन एट 36 वीक ऑफ गेस्टेशन फॉलो PIH, उसको PIH है, एंड डेवलप्स प्रोटीन यूरिया, और उस व्यक्ति को क्या हो रही है, डेवलप प्रोटीन यूरिया, है ना। टू इंक्रीज प्रोटीन इन हर डाइट, तो उसकी डाइट में तुम्हें क्या करना, प्रोटीन देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड विल प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन व्हेन एडेड टू इनटेक इन 100 ml ऑफ मिल्क।
कह रहे इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन देगी? तो ध्यान रखिएगा, स्किम्ड मिल्क और एग जो होते हैं, तो मैं जो कह रहा 30 ग्राम पाउडर्ड स्किम्ड मिल्क और एग, तुम जैसे वो तुम्हारा आता था ना पहले, स्किम्ड मिल्क समझते हो? स्किम्ड मिल्क क्या होता है? अरे वो नहीं आता, दूध का पाउडर और अंडे, जो दूध का पाउडर और अंडे तुम्हें क्या देते हैं? दूध का पाउडर और अंडे तुम्हें प्रोटीन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटीन नहीं हो रहा, प्रोटीन देना। उस प्रोटीन को देने में तुम क्या करोगे? तो अंडों में प्रोटीन होता है, देखो आइसक्रीम में थोड़ी होता है। सूप सॉरी स्मॉल स्कूप वनीला आइसक्रीम, अरे ना रहे 1 ग्राम विटामिन और गैलेंटिन ड्रिंक नहीं, स्किम्ड मिल्क और अंडे में प्रोटीन होता है। A 3-year-old child is hospitalized with burn covering her trunk and lower extremities. Which of the following the nurse used to assess adequacy of fluid resuscitation in the burn client? बर्न क्लाइंट में फ्लूइड रिससिटेशन में तुम क्या देखोगे? तो बर्न में तुम क्या देखते हो? तुम्हें पता ही है, यूरिन आउटपुट देखते हो। क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है? 2 बार आ गया। बर्न में क्या देखते हो? यूरिन आउटपुट तुम देखते हो। दिस मेडिकेशन इज बेस्ट पेनिट्रेट स्कार, द मेडिकेशन दैट बेस्ट पेनिट्रेट स्कार। कौन सी मेडिकेशन है जो एस्कार को बेस्ट मतलब बताती है? ठीक है, तो जो तुम्हारी एक ड्रग होती है जिसका नाम होता है मेफिनाइड एसीटेट। अभी हमने जो ड्रग पढ़ी थी मेफिनाइड एसीटेट, ये तुमने अभी बताई थी मैंने, क्या करता है ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करती है, और हाँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करती है और हाइपर वेंटिलेशन कराती है मेफिनाइड एसीटेट। तो मेफिनाइड एसीटेट इज ए बैक्टीरियोसाइडल एजेंट। ये क्या है? एक बैक्टीरियोसाइडल एजेंट है, मतलब बैक्टीरिया को मारने के अंदर काम आती है, बैक्टीरियोसाइडल एजेंट है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव है, और साथ साथ में ध्यान रखिएगा ये कौन सी है? ग्राम नेगेटिव है। एंड इज द एजेंट दैट बेस्ट पेनिट्रेट स्कार। स्कार मतलब टिश्यू, ये टिश्यू के अंदर क्या होती है? पेनिट्रेट कर देती है, सीधी पेनिट्रेट करती है टिश्यू में, यानी कि तुम्हारी मेफिनाइड एसीटेट है, ये तुम्हारी सीधी टिश्यू के अंदर जाकर के बैक्टीरिया को मारती है। तो तुम्हें पूछ से पेनिट्रेट एस्कार, यानी कि तुम्हारा एस्कार मतलब तुम समझ लो टिश्यू के अंदर, तुम्हारे उत्तक के अंदर सीधी जाकर के कौन मारती है? मेफिनाइड एसीटेट। और ये तुम्हारी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी कराती है। और हम तुम्हें पता है इसको किस में देते हैं? बर्न वाले में देते थे, याद है तुम्हें? गुड। A 25-year-old client believes she may be pregnant, and with her first child, she schedules an obstetrical examination with the nurse practitioner to determine the status of possible pregnancy. Her last menstruation period 20 मई को था। देखो 9 महीने और 7 दिन जोड़ दो, 9 महीने और 7 दिन। तो सबसे पहले 9 महीने जोड़ने हैं। 20 मई के बाद देखो जनवरी मार्च मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी की तुम्हें कितनी डेट आ रही है? देखो अब 20 में 7 और जोड़ दो, 27 फरवरी। तो फरवरी 27 इसका क्या आंसर हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93, द थेरेपेटिक ब्लड लेवल लिथियम कितना होता है? 0.6 से 1.2 लिथियम की डोज होती है। और तुम्हारा थियोफाइलिन का डोज कितना होता है? 10 से 20 mg/dl थियोफाइलिन का लेवल होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर चला जाएगा 0.5 से 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी चेंजेस इन ए पॉजिटिव मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट ईसीजी चेंजेस पूछते हैं। देखो अगर हम बात कर रहे हैं मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट की, तो इसमें एसटी सेगमेंट तुम्हारे क्या होता है? डिप्रेस होता है। कौन सा? मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट में तुम्हारा एसटी सेगमेंट, एक मिनट तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, जब भी तुम मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट की बात करते हो, अब ये क्वेश्चन अभी एम्स का था, एम्स प्री में पूछा गया क्वेश्चन था ये, या एमआई का। अगर स्ट्रेस टेस्ट की बात करोगे तो एसटी सेगमेंट तुम्हारा जो है डिप्रेस रहेगा, डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट, क्योंकि स्ट्रेस टेस्ट की है। अगर तुम मायोकार्डियल इन्फेक्शन में तुम्हें पूछे कि भाई मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होगा, तो ये पॉजिटिव मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट पूछा तो उसमें एसटी डिप्रेस रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें पूछे कि पॉजिटिव तुम्हारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होगा, तो एसटी सेगमेंट उसमें एलिवेटेड रहता है, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड रहता है। और तुम्हारा जो है ये देख लो, एसटी सेगमेंट तुम्हारा एलिवेटेड देखने को मिलता है किसमें? एमआई के अंदर। ठीक है, चलो। लेकिन तुम्हें पूछ अगर स्ट्रेस टेस्ट, एमआई स्ट्रेस टेस्ट, ये नोट सेट का क्वेश्चन है प्री का, तो उसमें एसटी सेगमेंट तुम्हारा डिप्रेस्ड देखने को मिलता है। ए साइकोटिक क्लाइंट हु बिलीव दैट ही इज गॉड एंड ये ग्रैंडुलोसिटी है, क्या ग्रैंडुलोज है। ड्यूरिंग बार्न थेरेपी के अंदर पूछा गया मॉर्फिन इज प्राइमरली एडमिनिस्टर्ड आईवी फॉर पेन मैनेजमेंट बिकॉज दिस रूट। आईवी में क्या होता है? फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। आईवी में क्या होता है? फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है।
तो अवॉइड्स कोजिंग एब्डोमिनल पेन और नहीं, डिले एब्जॉर्प्शन एंड प्रोवाइड कंटिन्यू, डिले नहीं है तो जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है। फैसिलिटेड एब्जॉर्प्शन बिकॉज मॉर्फिन इज मसल्स, फैसिलिटेड एब्जॉर्प्शन बिकॉज मॉर्फिन फ्रॉम मसल इज नॉट डिपेंडेंट, अलाउ फॉर डिसकंटिन्यूशन, तो कौन सा होगा बताओ 96 में बी, इसमें क्या होगा फैसिलिटेड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आईवी रूट से जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है, पूरे में चला जाएगा, ठीक है। और तुम बारे में तुम कौन से मसल्स पे जाके दोगे, ठीक है। असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट विद पेरिकार्डियाटिस, तुम्हें पता है पेरिकार्डियाटिस या कार्डियाटिस के अंदर बात करें तो एक ओस्लर नोड तुम्हें देखने को मिलता है। ओस्लर नोड किसमें देखने को मिलता है, ओस्लर नोड का मतलब होता है तुम्हारे जो हाथ होते हैं और जो तुम्हारे पैर होते हैं उनकी अंगुलियों के बीच में तुम्हें छाले देखने को मिलते हैं, उसे कहते हैं ओस्लर नोड। तो तुम्हें कह रहा पेरिकार्डियाटिस है, यानी ये पेरिकार्डियम है, इसके जो आसपास के एरिया इस पर क्या हो गया फ्लूइड इकट्ठा हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो तुम मुझे एक बात बताओ यार, ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा होना क्या कहलाता है, ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा होना क्या कहलाता है तुम्हारा, पेरिकार्डियाटिस के साइन सिम्टम आते हैं पेरिकार्डियल फ्रिक्शन, रब एंड पेन इन इंस्पायरेशन। तो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, देखो ये पेरिकार्डियल है, ठीक है, इस पेरिकार्डियल में फ्लूइड भर गया तो यहाँ पे क्या होगा फ्रिक्शन, क्या होगा रगड़ी जो है ना यार, फ्लूइड है तो रगड़ेगा, तो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। और जब तुम सांस लोगे अंदर तो तुम्हें क्या होगा दर्द, क्योंकि क्या होगा ये यहाँ पे पानी भर गया ना, फ्लूइड भर गया इसीलिए, ठीक है। तो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब और तुम्हें डीप इंस्पिरेशन देखने को मिलेगा। 98वां क्वेश्चन कह रहा है क्लाइंट हु हैज सस्टेन्ड ए बेसिलर स्कल फ्रैक्चर एग्जिबिट ब्लड टिंक्ड ड्रेनेज फ्रॉम हर नोज, उसके नाक से आ रहा है, आफ्टर स्टेब्लिशिंग क्लियर एयर वेन्स। तुम्हें देखना अगर ये CSF है या नहीं है तो तुम कैसे देखोगे, है ना, गिविंग अ सब्सक्रिप्शन द नेक्स्ट इंटरवेंशन वुड बी, तो तुम कैसे देखोगे, देखो परफॉर्म ए CSF चेक करने के लिए क्या करोगे बताओ, तुम्हें CSF चेक करना तो तुम क्या करोगे परफॉर्म ए हेलो टेस्ट एंड ग्लूकोज लेवल ऑफ द ड्रेनेज, हेलो टेस्ट करोगे और तुम उसके ग्लूकोज लेवल को देखोगे ड्रेनेज के ऊपर, ठीक है। 99वां क्वेश्चन कह रहा है टू अप्रोप्रिएटली मॉनिटर थेरेपी ए क्लाइंट प्रोग्रेस द नर्स शुड बी अवेयर दैट इंक्रीज मायोकार्डियल वर्क अगर O2 डिमांड विल अकर विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आइनोट्रोपिक ड्रग्स क्या करती है बताओ, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग क्या करती है, ये तुम्हारे मायोकार्डियल वर्क को क्या करती है, आयोट्रोपिक ड्रग विल इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगी, ये तुम्हारे क्या करेगी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। टू अप्रोप्रिएटली मॉनिटर थेरेपी ए क्लाइंट प्रोग्रेस द नर्स शुड बी अवेयर दैट इंक्रीज्ड मायोकार्डियल वर्क एंड O2 डिमांड विल अकर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि मायोकार्डियल के कॉन्ट्रैक्शन को कौन इंक्रीज करेगी, तो पॉजिटिव जो आइनोट्रोपिक ड्रग होती है ये क्या करती है तुम्हारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कौन करती है तुम्हारी पॉजिटिव मायोकार्डियल पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग तुम्हारी क्या करती है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है। इसीलिए हमें पता है कार्डिक मायोपैथी होती है, अगर किसी व्यक्ति को कार्डिक मायोपैथी होती है तो उस कार्डिक मायोपैथी में हम ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और क्वेश्चन 100 द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस टू क्लोजली असेस सर्कमफेशियल बर्न एट लीस्ट एवरी हावर इज दैट दे मे रिजल्ट इन, ये क्या कर सकता है तुम्हारा बताओ, बर्न क्या कर सकता है, लॉस ऑफ पेरिफेरल पल्स, हाइपोवोलीमिया, तो बर्न की वजह से क्या हो सकता है तुम्हारा, बर्न की वजह से क्या देखने को मिल सकता है, सर्कमफेशियल बर्न एटलीस्ट एवरी हावर दैट में रिजल्ट इन, तो बर्न की वजह से क्या हो सकता है बताइए, समझ लो बर्न की वजह से क्या हो सकता है, full thickened superficial burns are non-elastic and result in internal tornic weight effect that compresses distal blood flow and area of extremity. Circumficial full thickness burns, torso burns compromise respiratory motion when examined. तो कहने का मतलब ये तुम्हारे जो पेरिफेरल पल्स है, इन पेरिफेरल पल्स को क्या कर सकती है, ये पेरिफेरल पल्स को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, लॉस ऑफ पेरिफेरल पल्स, क्योंकि बर्न की वजह से क्या होगा तुम्हारे पेरिफेरल पल्स में बिल्कुल पेरिफेरल पल्स अपसेट हो सकती है। देखो वेंट्रिकुलर एरिथमिया तो नहीं करती है, किडनी को भी डैमेज नहीं करती है, हाइपोवोलीमिया नहीं करती है, मतलब ऐसा तो करती है लेकिन क्लोजली ऐसे समय करना कि भाई उसको पल्स आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। चलो थैंक यू, 150 क्वेश्चन अपने क्या हो गए कंप्लीट हो गए।